प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, चमचमाते शहर, नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाने वाली मशीनें और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली चीजें। इंसानी जिंदगी को इतना आसान बनाने के पीछे छिपी है एक ताकत, एक ऐसी ताकत जो हमारे आसपास अलग अलग रूपों में मौजूद है। एक ऐसी ताकत जिसे हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। लेकिन इंसानी जिंदगी को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली जिस ऊर्जा को हम आज इतनी आसानी से समझते हैं, उसे इतना आसान बनाने के पीछे छिपी है कई वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत, उनके हैरत अंगेज प्रयोग और ऊष्मा को जानने के लिए उनके दिल में समाया ऐसा जुनून जिसने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। आइए आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां से ऊष्मा को समझने की शुरुआत हुई। वो साल था सन 1847। स्विट्जरलैंड की दिलकश वादियां थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर थी, गिरते हुए झरने का शोर था और थे इधर उधर घूमते हनीमून मनाने आए शादीशुदा जोड़े। जवा उमंगों की इस दहलीज पर इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल और उनकी पत्नी अमेलिया भी कुदरत की इस खूबसूरती को निहार रहे थे। एकाएक जूल को मानो करंट लगा और वो झरने की ओर दौड़ पड़े। अमेलिया बस भौचक्की रह गई। वो सोचने लगी, क्या आज फिर विज्ञान का भूत जूल के सिर चढ़ गया है? जूल हर बात से बेखबर झरने के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़े जा रहे थे। उनके हाथ में एक थर्मामीटर था। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वो झरने के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गए और फिर झरने के गिरते हुए पानी के वेग में उन्होंने अपना थर्मामीटर रख दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने थर्मामीटर हटा दिया। पानी के उस तापमान को जूल ने कागज पर लिख लिया। लेकिन जूल यही नहीं रुके। झरने के ऊपरी हिस्से के नीचे गिरते पानी के वेग का तापमान लेने के बाद वो नीचे की तरफ भागे। थोड़ी देर के बाद जूल झरने के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था। वहां उन्होंने एक बार फिर से थर्मामीटर को पानी के साथ लगा दिया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने पानी का तापमान नोट कर लिया। दोनों तापमान को देखने के बाद जूल ने पाया कि लगभग 800 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने के दोनों सिरों के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क था। नीचे का तापमान ज्यादा था। झरने के पानी के तापमान को इस तरह से मापने के पीछे जूल का क्या मकसद था? क्या महज 1 डिग्री तापमान का अंतर जानने के लिए उन्होंने अपने हनीमून का मजा किरकिरा कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जूल के इस जुनून के पीछे थी एक खोज, एक ऐसी खोज जिसने एक सच्चाई का खुलासा किया, जिसने दुनिया बदल दी। और वो खोज थी ऊर्जा की, ऊष्मा की। उस ऊष्मा की जिसे आज हम अपने आसपास कई रूपों में देखते हैं, जिसके जरिए इंसान के लिए नामुमकिन से दिखने वाले काम भी आसान हो गए। ये सच है कि ऊर्जा की खोज के पीछे जूल का अहम योगदान है। ये खोज प्रेस्कॉट जूल के नाम पर ही दर्ज है। लेकिन जूल के जन्म से कई साल पहले से इंसान ऊर्जा को समझने की जुगत में लगा रहा। वो ऊर्जा को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वो महसूस तो कर सका, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाया। वो इसे कोई नाम नहीं दे पाया। ऊर्जा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना है पृथ्वी पर जीवन का जन्म। कल्पना कीजिए वो दिन कैसे होंगे जब मानव जंगल में घूमता था, अपने आप को मौसम और जंगली जानवरों से बचाने के लिए आग जलाता था। उसे यही लगता था कि आग से ताप पैदा होती है, उसे आग ही ताप लगती थी।
उस वक्त आग से गर्म लगने, हाथों को रगड़ने से गर्मी मिलने जैसी प्राकृतिक घटनाएं उसे चौंकाती तो थी, लेकिन उन्हें समझने या किसी को समझाने के लिए उसके पास कोई माकूल जवाब नहीं होता था। और वैसी ही बातों के जवाब तलाशने में नाकामयाब होकर इंसान ने अन्य प्राकृतिक चीजों की तरह आग को भी भगवान मान लिया। सत्रहवीं सदी तक ऐसी ही मान्यता बनी रही। इस दौरान वैज्ञानिकों के अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा हुआ कि ऊष्मा एक तरह की तरल चीज है जो गर्म अवस्था से ठंडी अवस्था की ओर बहती है। इसे कैलोरिक सिद्धांत कहा गया। जैसे किसी धातु को हथौड़े से पीटने पर इसमें कैलोरी बनती है और ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा को समझने के लिए वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांत जाहिर कर रहे थे, लेकिन उसे समझने के लिए उनके पास कोई प्रयोग नहीं थे। उसी दौरान कुछ वैज्ञानिक एक नई दिशा में भी सोच रहे थे। उनकी राय में ऊष्मा दरअसल चीजों में मौजूद कणों की गति है। पर ये बात उस समय महज एक विचार थी, लेकिन इस विचार को सबसे पहले अमल में लाए काउंट रमफोर्ड नामक एक शख्स। काउंट रमफोर्ड म्यूनिख में तोप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। अक्सर जब वो तोप का मुहाना खोलने के लिए छेद करते थे, उसमें से भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती थी। उनके दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता था कि यहाँ तो कोई कैलोरी और तरल पदार्थ नहीं है, फिर कहाँ से ये ऊष्मा पैदा हो रही है? क्या ऊष्मा की मात्रा को मापा जा सकता है? काउंट के दिल में विचार आया कि तोप में छेद करते हुए जितना कार्य होता है, अगर उसे और पानी को किसी अंश तक गर्म करने के बीच के संबंध को मालूम कर लिया जाए तो ऊष्मा को मापा जा सकता है। हालांकि यहाँ कैलोरिक सिद्धांत को मानने वालों का यही मत होता था कि तोप में छेद करते वक्त जो घर्षण पैदा हुआ था, उसी से ऊष्मा पैदा हुई थी। लेकिन ऊष्मा की सच्चाई को जानने के लिए रमफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने पानी से भरे दो अलग अलग बर्तन लिए। रमफोर्ड ने दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा बराबर रखी और उन दोनों बर्तनों का तापमान मापा। अब उन्होंने तोप में छेद करने के दौरान निकले धातु के बड़े और छोटे टुकड़ों को अलग अलग किया और फिर उन्हें पानी से भरे अलग अलग बर्तनों में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दोनों बर्तनों के पानी के तापमान में वृद्धि हो गई थी। ऊष्मा को समझने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे एक बात जाहिर हो गई कि ऊष्मा पैदा करने के लिए किसी तरल पदार्थ या किसी अन्य चीजों की जरूरत नहीं थी, बस गति की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त रमफोर्ड की बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। रमफोर्ड की तरह ही सन 1875 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी भी इस विवाद का मुआयना कर रहे थे। वो एक दिन ठंड के मौसम में सुबह सुबह अपने दोस्त को लेरिगन नदी के किनारे ले गए। उस समय नदी में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। उन्होंने बर्फ के दो टुकड़े लिए और उन्हें एक दूसरे के साथ रगड़ने लगे। थोड़ी देर में बर्फ पिघलने लगी थी। जब उन्होंने रगड़ना बंद किया तो बर्फ का पिघलना भी बंद हो गया था। उनके दोस्त ने जब डेवी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका जवाब था ऐसा गति के कारण हो रहा है। लेकिन उनके दोस्त ने कहा कि ये हवा के कारण भी तो हो सकता है। अपने दोस्त की कही बात को जांचने के लिए उन्होंने एक वैक्यूम पंप बनाया जिसमें हवा नहीं थी। अब उन्होंने एयर पंप के रिसीवर के अंदर बर्फ के दो टुकड़ों को रगड़ना शुरू किया। वो हैरान हो गए क्योंकि अब भी वहाँ पानी बन रहा था। देवी के जहन में सवाल कौंधा कि यहाँ तो हवा नहीं है, फिर ये ऊष्मा कहाँ से आ रही थी। उन्होंने फौरन निष्कर्ष निकाला कि ऊष्मा घर्षण के कारण पैदा हो रही है, लेकिन उनके इस प्रयोग पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊष्मा की प्रकृति को समझने की कोशिश हर जगह की जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग की कसौटी पर ऊष्मा को सबसे पहले परखने में जेम्स प्रेस्कॉट जूल को ही कामयाबी मिली। अपने हनीमून के दौरान जूल झरने की तरफ यूं ही नहीं दौड़े थे, बल्कि इसके पीछे थी ऊष्मा की प्रकृति को समझने के लिए उनके दिमाग में लंबे वक्त से चल रही उथल पुथल। बचपन से ही जूल ऊष्मा को मापने के काम में जुट गए थे। अक्सर वो जल प्रपात के नीचे खड़े हो जाते और नीचे गिरते हुए पानी को देखते रहते।
बचपन के दिनों में जब जूल के मन में ऊष्मा को समझने की जदोजहद चल रही थी, उस वक्त मैनचेस्टर में औद्योगिक क्रांति का दौर था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया था और इस बात पर चर्चा चल रही थी कि क्या कोयले के स्थान पर बैटरी से स्टीम इंजन को चलाया जा सकता है। उस समय जूल की उम्र काफी कम थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर का वैज्ञानिक जाग गया था। उन्होंने इसी समय इलेक्ट्रिक मोटर में सुधार करने की कोशिश की ताकि वो स्टीम इंजन से मुकाबला कर सके। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये प्रयोग काफी महंगा साबित हुआ। लेकिन इसकी नाकामयाबी से भी जूल ने काफी कुछ सीखा और इस सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1 पाउंड कोयला जितना काम करता है, उतना ही काम 5 पाउंड जिंक भी करता है। इस प्रक्रिया में उन्हें ये भी पता चला कि तार में प्रवाहित इलेक्ट्रिक धारा के कारण तार में एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। दूसरी ओर कैलोरीक सिद्धांत को मानने वाले ये कहते थे कि कैलोरी नाम का तरल पदार्थ पहले बैटरी में था और फिर वही बिजली के साथ तार के अंदर चला गया। इसी वजह से ऊष्मा पैदा हुई। लेकिन जूल ने महसूस किया कि एक चुंबक के पास तार के हिलाने से भी तार के अंदर ऊष्मा पैदा हो रही थी। ऐसे में सवाल ये था कि अब तार के अंदर कैलोरी कैसे जा सकती है। यहीं से उनके अंदर कैलोरिक सिद्धांत को लेकर संदेह पैदा हुआ और फिर उन्होंने एक डायनेमो से बिजली प्रवाहित की। इस प्रयोग में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तार के अंदर की ऊष्मा और डायनेमो के कार्य का अनुपात 1 है। उन्हें समझ में आ गया कि ऊष्मा को पैदा करने के लिए सिर्फ बल की जरूरत पड़ती है। ऊष्मा को समझने को लेकर जूल जिस नतीजे पर पहुंचे थे, वो एक तरह से कैलोरिक सिद्धांत का खंडन था। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक बेहतर प्रयोग करना ही पड़ेगा, जिसके जरिए वो अपने मत को सिद्ध कर सके। और अपने उसी मत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने किया एक बेहद अहम प्रयोग, जिसमें वो ताप की यांत्रिक मात्रा मापना चाहते थे। ये प्रयोग था पेडल व्हील, जिसमें जूल ऊष्मा का यांत्रिक संतुल्य यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को जानना चाहते थे। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो जूल ये जानना चाहते थे कि 1 यूनिट ऊष्मा पैदा करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। जूल ने कॉपर का एक बेलन आकार कैलोरी मीटर लिया। उस कैलोरी मीटर के ऊपर एक वाटर टाइट ढक्कन था। उस ढक्कन के बीचों बीच एक छेद था। जूल ने इस कैलोरी मीटर में एक निश्चित मात्रा में पानी डाला। कैलोरी मीटर में रखे द्रव्य का तापमान एक थर्मामीटर की सहायता से मापा गया। एक लंबी रॉड ली, जिसके एक सिरे पर पैडल लगे थे तथा दूसरी ओर एक ड्रम और उसके ऊपर एक हैंडल लगा था, जैसे यहाँ दिखाया गया है। उसी प्रकार ड्रम पर एक रस्सी लिपटी हुई थी। जूल ने 2 समान भारों को रस्सी के दोनों किनारों पर पुली की मदद से लटका दिया। हैंडल को घुमाकर दोनों भारों को ऊपर या नीचे किया जा सकता था। लटके हुए भारों के साथ उन्होंने 2 स्केल खड़े किए, जिससे भारों की ऊंचाई को मापा जा सके। जब भार ऊपर या नीचे होते तो उनसे रॉड घूमती तथा रॉड के घूमने से पानी के अंदर पैडल भी घूमने लगता, जिसके फलस्वरूप यांत्रिक कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा था और पानी का तापमान बढ़ रहा था। उन्होंने ये प्रयोग बार बार किया और हर बार पानी का तापमान बढ़ा हुआ पाया। कई बार किए गए प्रयोग और उनके निष्कर्षों के आधार पर जूल ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भार 4.186 किलो जूल यांत्रिक ऊर्जा खर्च करता है तो 1 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इस प्रयोग में जूल ने J की मात्रा 4.15 किलो जूल पर कैलोरी निकाली थी। यद्यपि J का सबसे सटीक मान 4.186 किलो जूल प्रति किलो कैलोरी है। जूल का ये प्रयोग ऊर्जा के रूपांतरण का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ गिरते हुए भारों की गुप्त ऊर्जा ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तथा यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में परिवर्तित होती है।
इस प्रयोग में उन्हें इस बात का पता चल गया था कि जलप्रपात से गिरते हुए पानी में ऊष्मा क्यों पैदा होती है। उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि प्रकृति के नियम काफी सरल हैं। इस प्रयोग से ये बात भी साबित हो गई थी कि प्रकृति में ऊष्मा को पैदा करने के लिए किसी विशेष पदार्थ या आग की जरूरत नहीं थी। ये ऊष्मा अपने आप में कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा का ही रूप है, जो हमेशा अपना रूप बदलती रहती है। जूल के इस महान प्रयोग के बाद उनके नाम पर ही ऊर्जा को मापने वाली इकाई का नाम रख दिया गया, जिसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब 1 किलो पानी को गर्म करने में 4.186 जूल कार्य संपन्न होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस पैदा किया जाता है। लेकिन इस सफल प्रयोग के बाद भी जूल को एक बात सताए जा रही थी कि तापमान अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। 1 घंटे में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस। शायद यही कारण था कि लोग उनकी बात को नहीं पचा पा रहे थे। अपने उपकरणों में सुधार कर उन्होंने 1878 में फिर यही प्रयोग दोहराया। इस बार तापमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी। जूल के इस प्रयोग से पहले सन 1847 में जर्मनी के मशहूर वैज्ञानिक हेल्मुल्टस जब मांसपेशियों पर काम कर रहे थे तो उन्होंने मांसपेशियों के सिकुड़ने में ऊष्मा को महसूस किया था। हेल्मुल्टस के अनुसार ये ऊष्मा खाने पीने की चीजों से मिली थी और खाने पीने की चीजों को यही ऊर्जा सूर्य से मिली थी। यानी 1 किलो कैलोरी आहार का मतलब है 4200 जूल ऊर्जा। ये सरल बात ही ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत बनी। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है न ही नष्ट। ये लगातार अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती है और संरक्षित रहती है। 19वीं सदी में ऊर्जा के इस संरक्षण के सिद्धांत की खोज ने मानव के जीने का तरीका ही बदल दिया। खेतों में बैलों और घोड़ों की जगह अब ट्रैक्टर ने ले ली है। हल चलाना और फसल काटने जैसे मेहनत से भरे काम अब हाथों की बजाय मशीन के जरिए कई गुना फुर्ती और आसानी के साथ किए जा सकते हैं। ऊर्जा के लगातार बदलते रूप के कारण सैकड़ों आविष्कार हो चुके हैं। जलप्रपात की ऊर्जा मशीनी ऊर्जा में बदलकर हमारे लिए बिजली पैदा कर रही है। गैस टरबाइन की भाप शक्ति भी मशीनी ऊर्जा में बदलकर हमारे लिए बिजली पैदा कर रही है। रात में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलकर हमारी जिंदगी को रोशन कर रही है। दुनिया अब छोटी हो गई है, दूरियां घट गई हैं। वैज्ञानिकों ने समुद्र के साथ हवाओं को भी जीत लिया है। विद्युत ऊर्जा गीजर में पानी गर्म कर रही है। बैटरी में रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत ऊर्जा बन रही है। दुनिया में हर जगह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है और संरक्षित होती है। अब इंसान ये जान चुका है कि प्रकृति को समझना कितना सरल है। इंसान ये जान चुका है कि ऊर्जा को कभी पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता। ऊर्जा तो सिर्फ अपने रूप बदलती है। वो हमारे शरीर से लेकर प्रकृति की सभी चीजों में संरक्षित रहती है।